हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड बैंकर्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम अपने इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम सब्जेक्ट के मॉड्यूल सी के चैप्टर नंबर 21 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ बैंक्स इन इंडिया, जिसके अंदर बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक्स को हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत के साथ मैं आपको एक अपडेट और दे दूं कि अगर आप ये क्लास हमारी वेबसाइट के ऊपर देख रहे हैं या हमारे YouTube चैनल के ऊपर देख रहे हैं या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर देख रहे हैं, तो अभी आप हमारी एग्जाम प्रेप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। नाम को ध्यान रखना है, प्रेप के अंदर डबल पी है। लोगो देखकर आपको चीजें डाउनलोड करनी है। सेम लोगो के साथ आपको ऐप दिखाई देगी, वही आपको डाउनलोड करनी है, क्योंकि सिमिलर टाइप की बहुत सारी एप्स आपको प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएंगी। उसके बाद आप लॉगिन कर लेंगे, तो लॉगिन करने के बाद आपको जो मेन मेन्यू है इस प्रकार से दिखाई देगा, होम पेज इस प्रकार से दिखाई देगा। किसी कोर्स के अंदर एनरोल होना चाहते हैं, डीबीएफ और जैब एग्जाम के नवंबर मंथ के एग्जाम के लिए आप एनरोल होना चाहते हैं, तो कोर्सेज के सेक्शन के अंदर जाकर आप डीबीएफ या जैब या इवन अगर आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए एनरोल हो सकते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज या कॉल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और टॉपिक की शुरुआत करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीआई की। आरबीआई क्या है हमारे देश का? हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक क्या होता है? जो किसी भी कंट्री के लिए उसकी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है और करेंसी नोट प्रिंट करता है, उसको सेंट्रल बैंक कहते हैं। तो सबसे बड़ा जो अपेक्स बैंक है इंडिया के अंदर, उसका नाम क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। अब ये बैंक डिफरेंट टाइप के बैंकों को रेगुलेट करता है और बेसिकली उन सभी बैंकों को हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं शेड्यूल्ड बैंक एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक। तो आज की इस शॉर्ट क्लास का मेन फोकस यही रहेगा कि शेड्यूल्ड बैंक किनको कहते हैं और नॉन शेड्यूल्ड बैंक किनको कहते हैं। तो शेड्यूल्ड बैंक वो बैंक होते हैं जो आरबीआई एक्ट 1934 की सेकंड शेड्यूल के अंदर लिस्टेड हैं, वो बैंक शेड्यूल्ड बैंक कहलाएंगे। और जो बैंक आरबीआई एक्ट 1934 की सेकंड शेड्यूल के अंदर लिस्टेड नहीं है, उन बैंकों को हम क्या कहेंगे? नॉन शेड्यूल बैंक कहेंगे। अब ये शेड्यूल क्या होता है? शेड्यूल जैसे आप भी अपना शेड्यूल बनाते हैं ना, मैं भी एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको क्लासेस प्रोवाइड करता हूं, तो ऐसे ही शेड्यूल यानी कि एक लिस्ट के अंदर एक स्पेसिफिक लिस्ट, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि आरबीआई एक्ट 1934 है, उसके अंदर बहुत सारी लिस्ट होंगी। तो एक सेकंड नंबर की जो टेबल है, लिस्ट है, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक सेकंड नंबर की जो लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर जिन जिन बैंकों के नाम ऐड हो जाएंगे, वो बैंक क्या कहलाएंगे? सेकंड शेड्यूल के अंदर लिस्ट होने वाले बैंक कहलाएंगे, जिनको बेसिकली हम क्या कह देंगे? शेड्यूल्ड बैंक कह देंगे। और जो बैंक इस लिस्ट के अंदर शामिल नहीं होंगे, उनको हम क्या कह देंगे? नॉन शेड्यूल्ड बैंक कह देंगे। इसी बात के ऊपर अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक में और क्या फर्दर डिफरेंस होते हैं। उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन को समझने के लिए। तो शेड्यूल्ड बैंक को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं कमर्शियल बैंक। शेड्यूल्ड बैंक को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं कमर्शियल बैंक, वो बैंक जिनका मेन ऑब्जेक्टिव कॉमर्स करना है और कॉमर्स किस लिए किया जाता है? प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से किया जाता है। जब जिन बैंकों का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना है। तो अगर इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? शेड्यूल्ड और कमर्शियल। तो कमर्शियल बैंक्स को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को फर्दर क्लासिफाई करेंगे तो पहली लिस्ट हमारे सामने आएगी पब्लिक सेक्टर बैंक की। पब्लिक सेक्टर बैंक वो बैंक होते हैं जिनके अंदर मिनिमम 51% से लेकर 100% तक की शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हो। प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन से होंगे? जिनके अंदर 51% से 100% तक की शेयर होल्डिंग प्राइवेट शेयर होल्डर्स की, प्रमोटर्स की हो, प्राइवेट बैंक कहलाएंगे। और फॉरेन बैंक कौन से होंगे? फॉरेन बैंक वो बैंक होंगे जिनका हेडक्वार्टर फॉरेन कंट्री के अंदर लिस्टेड है, वो इंडिया के अंदर या तो ब्रांचेज ओपन करके या रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ओपन करके या फुल्ली ऑन सब्सिडरी ओपन करके इंडिया के अंदर बिजनेस कर रहे हो। एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं और 44 फॉरेन बैंक इंडिया के अंदर वर्क कर रहे हैं। उसी को आगे हम शेड्यूल्ड जो बैंक थे उन्हीं को अगर फर्दर क्लासिफाई करें तो हम, जैसे हमने कमर्शियल कहा था, तो दूसरा क्या हो जाएगा? नॉन कमर्शियल।
ठीक है। अब नॉन कमर्शियल कुछ वर्ड नहीं होता बैंकिंग के अंदर, तो उसको हमने क्या कहा कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट करना, तो इन्हीं को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, डेवलपमेंट बैंक कह सकते हैं या ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर कौन कौन शामिल होता है, एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एक लेटेस्ट बैंक है नबफिड, जिनके बारे में हम वन बाय वन आगे की क्लासेस के अंदर चीजें कवर करेंगे। तो मैंने अभी शेड्यूल कैटेगरी के अंदर दो टाइप के बैंक बताए आपको, कमर्शियल बैंक और डेवलपमेंट बैंक। उसके अलावा कमर्शियल बैंक्स को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं डिफरेंशियल बैंक्स के अंदर भी। अब डिफरेंशियल बैंक क्या होते हैं, ऐसे बैंक जिनका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होता है। जैसे जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स थे उनका ऑब्जेक्टिव था पूरे पैन इंडिया के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करना और सभी को सर्विसेज प्रोवाइड करना, और जो डिफरेंशियल बैंक होते हैं ये स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और स्पेसिफिक सेगमेंट को ही अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे लो इनकम ग्रुप हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। तो इस टाइप के जो एमएसएमई है, छोटे बिजनेसेस हैं, उनको ही अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, डिफरेंशियल बैंक, जिनका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है और जो स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल सेगमेंट के अंदर अपनी एक्टिविटीज या ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, डिफरेंशियल बैंक कहलाएंगे। जिसके अंदर हम कैटेगराइज करेंगे आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। प्रेजेंट में 28 बैंक हो गए, क्योंकि अभी मई 2025 के अंदर ही वन आरआरबी, वन स्टेट वन आरआरबी की पॉलिसी लॉन्च हुई है, जिसके अंदर हर एक स्टेट के अंदर अब क्या रहेगा, एक आरआरबी रहेगा, रीजनल रूरल बैंक रहेगा, जिन बैंकों को 1975 के अंदर बनाया गया था। स्टार्टिंग में जब बनाया गया था तो 196 बैंक हुआ करते थे। अब प्रेजेंट में कितने बैंक बचे हैं, 28 बैंक बचे हैं, 28 बैंक बचे हैं। आएंगे इन सब के बारे में अलग से एक एक चैप्टर, एक एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे कि आरआरबी का अलग से चैप्टर बनाऊंगा मैं, आरआरबी की अलग से वीडियो बनाऊंगा, लोकल एरिया बैंक की अलग से, ऐसे ही हर सेक्टर के बैंक के लिए एक अलग वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो आएगी, जिसके अंदर मैं डिटेल में आपको चीजें समझाऊंगा। अभी जस्ट क्लासिफिकेशन समझा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद है लोकल एरिया बैंक। लोकल एरिया बैंक को 1996 के अंदर ओपन किया गया था, 10 बैंकों को लाइसेंस दिया गया था और प्रेजेंट में केवल 2 बैंक बचे हुए हैं, प्रेजेंट में केवल 2 ही बैंक बचे हुए हैं, ठीक है। डिटेल में डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद। उसके बाद हम बात करते हैं 2015 के अंदर, 2015 के अंदर डिफरेंशियल बैंक के अंदर नए बैंक ओपन किए गए, जिनके अंदर शामिल हैं पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक। प्रेजेंट में 6 पेमेंट बैंक वर्किंग है और 11 पेमेंट बैंक्स को लाइसेंस दिया गया था, जिसमें से केवल 6 ही वर्किंग है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर 10 बैंकों को लाइसेंस दिया गया था, लेकिन इसके अंदर बाद में कुछ 2 बैंक और एड ऑन हो गए और अब टोटल प्रेजेंटली 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक इंडिया के अंदर वर्किंग कंडीशन के अंदर है। तो ये क्लासिफिकेशन हुआ। अब हम कहेंगे जो डिफरेंशियल बैंक है, क्या वो शेड्यूल्ड बैंक होते हैं? यस, बिल्कुल शेड्यूल्ड बैंक होते हैं। जितने भी डिफरेंशियल बैंक हैं वो सारे के सारे क्या हैं, शेड्यूल्ड बैंक है, क्योंकि वो आरबीआई एक्ट 1934 की सेकंड शेड्यूल के अंदर लिस्ट है, एक्सेप्ट सिवाय लोकल एरिया बैंक की। लोकल एरिया बैंक का मैंने कलर अलग से हाईलाइट किया है, ग्रीन कलर किया है। तो क्यों किया है? क्योंकि यहां पर देखिए क्लासिफिकेशन नॉन शेड्यूल्ड बैंक, वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक कौन से होंगे, जो आरबीआई एक्ट 1934 की सेकंड शेड्यूल के अंदर लिस्टेड नहीं होते, उनको हम क्या कहेंगे, नॉन शेड्यूल्ड बैंक कहेंगे। और जो लोकल एरिया बैंक है तो डिफरेंशियल, बट वो शेड्यूल्ड नहीं है, वो क्या है, नॉन शेड्यूल्ड डिफरेंशियल बैंक है। इसलिए मैंने यहां से ग्रीन लाइन यहां से गुजारी हुई है, आपने इमेज के अंदर देखा होगा, ठीक है। तो ये लोकल एरिया बैंक प्योरली नॉन शेड्यूल्ड बैंक है, ठीक है, प्योरली नॉन शेड्यूल बैंक है। तो यहां तक हमारा क्लासिफिकेशन हो गया शेड्यूल बैंक का कंप्लीट। उसके बाद आते हैं नॉन शेड्यूल बैंक। अभी मैंने बताया कि जो सेकंड शेड्यूल के अंदर लिस्टेड नहीं है, इसके अंदर कौन शामिल होंगे, इसके अंदर शामिल होंगे लोकल एरिया बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स। अब कोऑपरेटिव बैंक्स भी कई प्रकार के होते हैं, इनका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है और साथ ही इसमें से कुछ बैंक सेकंड शेड्यूल के अंदर लिस्टेड हैं ऑलरेडी और लिस्ट हो भी सकते हैं अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा कर लेते हैं। तो यहां पर मैंने व्हाइट और रेड
दो कलर का कॉम्बिनेशन बनाया है। इसका मतलब क्या है, इसमें से कुछ बैंक शेड्यूल होंगे और कुछ बैंक नॉन शेड्यूल होंगे, कुछ बैंक शेड्यूल होंगे, कुछ बैंक नॉन शेड्यूल होंगे। तो लोकल नॉन कमर्शियल नॉन शेड्यूल बैंक की बात करते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर क्लासिफिकेशन आता है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक को फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हैं, लगभग 11 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक अभी वर्किंग कंडीशन में हैं और वो सारे के सारे क्या हैं, नॉन कोऑपरेटिव बैंक हैं। लेकिन उसमें से कुछ जो बैंक हैं क्या हैं, शेड्यूल्ड कैटेगरी के अंदर भी आते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करने पर वो अपने आप को सेकंड शेड्यूल के अंदर लिस्ट करवा सकते हैं आरबीआई को एप्लीकेशन देकर। ऐसा नहीं है कि वो कभी लिस्ट नहीं हो सकते, जब भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर लेंगे तो सेकंड कैटेगरी के अंदर चले जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक हैं वो मोस्टली 99.99% क्या है, नॉन शेड्यूल्ड बैंक हैं। उसके बाद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी शेड्यूल्ड भी होते हैं और नॉन शेड्यूल्ड भी होते हैं। अगर मैं बात करूं कि नॉन शेड्यूल्ड कितने हैं तो प्रेजेंट में 1477 1477 जो बैंक्स हैं वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक है। किस कैटेगरी के अंदर, आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की कैटेगरी के अंदर। और इसके अलावा जो बाकी बैंक बच गए वो क्या है, शेड्यूल्ड बैंक है। तो दोनों कैटेगरी के अंदर आता है। तो यहां पर मैंने आपको क्लासिफिकेशन समझाया बैंकों का कि सबसे बड़ा बैंक जो होता है वो सेंट्रल बैंक होता है जो सभी को रेगुलेट करता है, आरबीआई। फर्दर क्लासिफाई किया शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक को हमने फर्दर क्लासिफाई किया कमर्शियल बैंक, और कमर्शियल बैंक तीन पार्ट में क्लासिफाई किया। शेड्यूल बैंक को हमने, पहला क्या हो गया, कमर्शियल बैंक, दूसरा क्या हो गया, डिफरेंशियल बैंक, और तीसरा क्या हो गया, डेवलपमेंट बैंक। तीसरा टाइप क्या हो गया, डेवलपमेंट बैंक। और यहां पर नॉन शेड्यूल बैंक, और नॉन शेड्यूल बैंक के अंदर कौन शामिल होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक के फर्दर क्लासिफिकेशन है, उसमें से कुछ शेड्यूल कैटेगरी के अंदर चले जाएंगे। और जो डिफरेंशियल बैंक थे, जो डिफरेंशियल बैंक थे वो क्या कहलाएंगे, उसमें से कौन से बैंक, लोकल एरिया बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक होते हैं, ये शेड्यूल्ड नहीं होते हैं। तो ये बेस्ट क्लासिफिकेशन है। हर बुक के अंदर अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया चीजों को, अलग अलग वेबसाइट पर, अलग अलग पोर्टल पर, लेकिन मैंने एक इजी वे में और सभी बैंकों को एक साथ समझाने की कोशिश की है। अब इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए शेड्यूल और नॉन शेड्यूल के बीच का डिफरेंस देखते हैं। बैंकों को हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, शेड्यूल, नॉन शेड्यूल। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। शेड्यूल बैंक की बात करते हैं, ऐसे बैंक जिन बैंकों की मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख या 5 लाख से अधिक हो, वो एलिजिबल हो जाते हैं सेकंड शेड्यूल के अंदर लिस्ट होने के लिए। सर 5 लाख या 5 करोड़ या 500 करोड़ नहीं, ओनली 5 लाख रुपीस। ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स जो शेड्यूल बैंक की कैटेगरी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम पेड अप कैपिटल। मिनिमम पेड अप कैपिटल का मतलब क्या है कि उस बैंक को कम से कम 5 लाख रुपए की पूंजी लगाकर स्टार्ट किया गया हो। तो ये आपको याद रखना है, ये पॉइंट आपसे पूछा जाता है। अब अगर कोई जो ऐसा बैंक है जो सेकंड शेड्यूल के अंदर लिस्ट हो जाता है तो क्या बेनिफिट मिलता है, वो जरूरत पड़ने पर आरबीआई से लोन ले सकता है बैंक रेट पर। तो कोई भी शेड्यूल बैंक जो है वो क्या कर सकता है, जरूरत पड़ने पर आरबीआई से लोन ले सकता है। और जितने भी शेड्यूल बैंक होंगे उनको आरबीआई की नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे और उनको एसएलआर और सीआरआर मेंटेन करनी पड़ेगी। तो जो शेड्यूल बैंक होते हैं उनको आरबीआई के साथ सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है। सीआरआर स्टैंड फॉर कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो। थोड़ा सा यहां पर समझिए इस चीज को, जो अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूं, यही चीज मैं आपको एक अलग सेपरेट चैप्टर के अंदर पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। एक बैंक के अंदर जितनी भी पब्लिक डिपॉजिट होती है, एक बैंक के अंदर जितनी भी पब्लिक डिपॉजिट होती है वो बैंक के लिए लायबिलिटी होती है और उसका नाम होता है एनडीटीएल। अब ये एनडीटीएल नाम कैसे पड़ा, ये अलग चैप्टर के अंदर समझाऊंगा, अभी बस समझ लीजिए। एनडीटीएल स्टैंड फॉर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। अब जितनी भी एक पब्लिक के पास डिपॉजिट, पब्लिक की डिपॉजिट होती है एक बैंक के अंदर, उसका कुछ स्पेसिफिक परसेंट, फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि भाई 18% प्रेजेंट में कितना चल रहा है, 18% चल रहा है, तो उसका जो चलो 18% तो एसएलआर का होता है, 18% नहीं भाई 4%, ठीक है।
कितना बेटा 4%। उसका कितना परसेंट 4%। 4% आरबी के पास कैश की फॉर्म में जमा करना पड़ता है, वो क्या कहलाएगा सीआरआर। सीआरआर स्टैंड फॉर कैश रिजर्व रेशो। इट इज ए certain percentage of NDTL that all commercial banks are bound to keep with RBI only in cash form। CRR NDTL का एक सर्टेन परसेंटेज होता है जो सभी बैंकों को कैश की फॉर्म में आरबीआई के पास जमा कराकर रखना पड़ता है, हमेशा डेली बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं और एनडीटीएल हर 14 दिन के बाद कैलकुलेट की जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी टॉपिक के अंदर एनडीटीएल पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सभी जितने भी शेड्यूल्ड बैंक होंगे जो सेकंड लिस्ट के अंदर शामिल हो जाएंगे, उनको क्या करना पड़ेगा, जितनी भी उनके पास पब्लिक की डिपॉजिट आएगी उसका 4%, प्रेजेंट में 4% चल रहा है, 4% हमेशा आरबीआई के पास जमा रखना पड़ेगा और आरबीआई इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट भी नहीं देगा। चलिए अगले क्राइटेरिया पर बढ़ते हैं। अगर कोई बैंक सेकंड शेड्यूल के अंदर लिस्ट हो जाता है तो उसको क्या फर्दर बेनिफिट मिलेगा, वो क्लियरिंग हाउस का मेंबर बन जाता है। और क्लियरिंग हाउस का मेंबर बनने के बाद क्या बेनिफिट मिलता है, वो बैंक अपने कस्टमर्स को चेकबुक की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। चेकबुक की फैसिलिटी क्लियरिंग हाउस के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। तो ये बेनिफिट मिल जाते हैं सेकंड शेड्यूल के अंदर शामिल होने के बाद। और जो बैंक शामिल नहीं होते उन बैंकों को क्या है, ये बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं। तो शेड्यूल्ड बैंक के अभी हमने देखा था क्लासिफिकेशन, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। नॉन शेड्यूल्ड बैंक आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन ऑलरेडी मैं आपको सारा बता चुका हूं, तो इसके ऊपर डिस्कस नहीं करते हैं। अब सीधा नॉन शेड्यूल्ड बैंक की बात करते हैं कि नॉन शेड्यूल्ड बैंकों को सेक्शन 11(1) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। और ये आरबीआई से लोन नहीं ले सकते, क्लियरिंग हाउस के मेंबर नहीं होते, केवल आरबीआई इमरजेंसी में ही काम आता है और ये लिमिटेड ऑपरेशन ही परफॉर्म कर सकते हैं। मींस ये सारे की सारी बैंकिंग फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते। जैसे मैं कहूं कि फॉरेन एक्सचेंज की फैसिलिटी ये प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, फॉरेक्स में काम नहीं करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं तो दो लोकल एरिया बैंक क्या थे, नॉन शेड्यूल बैंक के एग्जांपल थे, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मैं आपको बता चुका हूं। और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव जो बैंक थे वो सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन शेड्यूल बैंक होते हैं। और ये कैसे काम करते हैं, ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के थ्रू काम करते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के थ्रू काम करते हैं। उसके बाद एक प्रॉपर डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। शेड्यूल बैंक में और नॉन शेड्यूल बैंक में याद हो चुका होगा आपको डेफिनेटली कि जो बैंक आरबीआई एक्ट की सेकंड शेड्यूल के अंदर, सेकंड लिस्ट के अंदर शामिल हो जाते हैं उन बैंकों को शेड्यूल्ड बैंक कहा जाता है। तो याद रखना है कौन सी लिस्ट के अंदर शामिल होना होता है, सेकंड शेड्यूल के अंदर। और जो बैंक आरबीआई एक्ट 1934 की सेकंड शेड्यूल के अंदर लिस्टेड नहीं होते हैं वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक कहलाते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं कि अगर सेकंड शेड्यूल के अंदर लिस्ट होना है तो कैसे शामिल हुआ जाएगा। तो उसके लिए एक बैंक को कम से कम 5 लाख रुपए लगाकर स्टार्ट किया गया हो, ठीक है। तो एक जो आपके कोऑपरेटिव बैंक है, कम से कम उनकी मिनिमम पेड अप कैपिटल क्या होनी चाहिए, 5 लाख होनी चाहिए। क्या सर जो नॉन शेड्यूल बैंक है उनकी कैपिटल 5 लाख से कम है इसलिए वो नॉन शेड्यूल है? नहीं, उनकी हो सकता है 500 करोड़ हो, 1000 करोड़ हो, वो मैटर नहीं करता। अब वो एलिजिबल हैं और वो अगर आरबीआई के पास अप्लाई नहीं करेंगे, आरबीआई के पास अप्लाई नहीं करेंगे तो नॉन शेड्यूल के नॉन शेड्यूल पड़े रहेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आरबीआई के पास अप्लाई करेंगे तो आरबीआई के 100% कंट्रोल में आ जाएंगे और वो फिर भाग नहीं सकते हैं, ठीक है। तो नॉन शेड्यूल बैंक के कंप्लीटली आरबीआई के कंट्रोल में नहीं होते हैं, इसलिए वो अलग थलग थोड़े से पड़े रहते हैं कि उनके लिए एक स्पेशल अलग एक्ट बनाया गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी लगभग ठीक है 99% वो आरबीआई के कंट्रोल के अंदर आते हैं। कौन से, नॉन शेड्यूल्ड बैंक। तो यहां पर मैंने बताया कि मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 5 लाख होनी चाहिए। और उसके अलावा और फर्दर जो बेसिक नॉर्म्स हैं वो भी फुलफिल करने चाहिए जो आरबीआई के द्वारा सेट किए गए हैं। और जिन बैंकों की मिनिमम पेड अप कैपिटल इससे कम है या वो नॉर्म्स को फुलफिल नहीं करते हैं तो क्या होगा, वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक कहलाएंगे। रेगुलेशन की बात करते हैं तो शेड्यूल्ड बैंक फुल्ली रेगुलेटेड किसके द्वारा है, आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड है। और नॉन शेड्यूल्ड बैंक भी आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड हैं, लेकिन उनको आरबीआई जरूरत पड़ने पर लोन प्रोवाइड नहीं करता है।
वो इमरजेंसी के टाइम पर ही उनकी हेल्प करता है। अब बात करते हैं एक्सेस टू आरबीआई फैसिलिटी। आरबीआई फैसिलिटी का मतलब क्या है? क्या शेड्यूल्ड बैंक आरबीआई से लोन ले सकते हैं बैंक रेट पर? बिल्कुल यस, वो लोन ले सकते हैं, रेपो रेट पर भी और बैंक रेट पर भी लोन ले सकते हैं। जबकि नॉन शेड्यूल्ड बैंक आर नॉट एलिजिबल फॉर लोन पर्पज। उसके बाद सीआरआर एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है शेड्यूल्ड बैंक को, और नॉन शेड्यूल्ड बैंक को भी मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन जैसे अगर मैं बात करूं कि भाई इनके ऊपर प्रॉपर नॉर्म्स नहीं आते हैं, ये मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के पार्ट नहीं होते हैं। कौन? नॉन शेड्यूल्ड बैंक। उसके बाद एग्जांपल का जिक्र करते हैं कि भाई शेड्यूल्ड बैंक के अंदर कौन कौन है? पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक, वो सभी जो बैंक थे वो सभी क्या है? आपके शेड्यूल्ड बैंक हैं। और इसके अंदर लोकल एरिया बैंक और कोऑपरेटिव बैंक जो थे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे नॉन शेड्यूल्ड बैंक के। उसके बाद जो शेड्यूल्ड बैंक हैं वो एक वाइड लेवल पर अपने ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और पूरे पैन इंडिया में अपने ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो इनके ऊपर ट्रस्ट ज्यादा होता है पब्लिक का। जबकि ये लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं नॉन शेड्यूल्ड बैंक, तो इनके ऊपर ट्रस्ट कम होता है। साइज का मैंने आपको जिक्र कर ही दिया है कि शेड्यूल्ड बैंक लार्ज साइज में होते हैं, लार्ज स्केल पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जबकि नॉन शेड्यूल्ड बैंक स्मॉल स्केल पर और स्मॉल सेगमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो ये थे बेसिक डिफरेंसेस किनके बारे में? शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक के बारे में। उसी डिफरेंस को मैंने यहां पर शॉर्ट में भी कवर किया है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहां तक हमने कवर कर लिया है डिफरेंस बिटवीन द शेड्यूल्ड बैंक एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक। इसी लेक्चर को यहीं पर हम स्टॉप करते हैं और इसके बाद पब्लिक सेक्टर बैंक से हम शुरुआत करते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक की नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी आपको, जिसके अंदर उनके बारे में 1 बाय 1 कवर किया होगा। और अगर आपको चीजें पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को शेयर कीजिए, हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और अगर कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप के थ्रू आप पूछ सकते हैं। डीबीएफ और जैब के लिए नए बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। आरबी ग्रेड बी के लिए अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे।